वेलकम बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 7 स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध करें कि एक प्रक्षेप्य की गति दूसरे प्रक्षेप्य के सापेक्ष सरल रेखा में गति करता है। मतलब एक प्रक्षेप्य दूसरे प्रक्षेप्य में कैसा दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं। ये वही बात है जैसे मान लो आप एक रॉकेट में बैठे हो, दूसरा भी एक रॉकेट में बैठा है, तो धरती पे खड़े रहने वाले आदमी को दोनों रॉकेट की गति तो लगेगी परवलयाकार, पर जब एक रॉकेट से बंदा दूसरे रॉकेट में या दूसरे रॉकेट से बंदा पहले रॉकेट में देखेगा तो उसे लगनी चाहिए सरल रेखा में। ऐसा कैसे हो सकता है, इसको चलो समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर कैसे आएगा। सबसे पहले हम निर्देशांक तंत्र बनाएंगे, x और ये y, ठीक है कि नहीं। x और y अपना निर्देशांक तंत्र है, जिसमें पहला प्रक्षेप्य मैं नीले मार्कर से बना के दिखा रहा हूं आपको, वो कुछ यूं जाएगा। चलो ठीक है, वो जाने दो, उसकी अपनी है। इसका जो वेग होगा वो होगा u1 और इसका जो कोण होगा वो होगा θ1, u1 और θ1, ठीक है कि नहीं। ओके, अब दूसरा जो प्रक्षेप्य होगा वो रेड मार्कर से शो कर दिया मैंने, ठीक है कि नहीं। इसका जो वेग होगा वो होगा u2 और इसका जो कोण होगा वो होगा θ2। तो θ1 और θ2, u1 और u2, इनके बीच का संबंध है। अब इसे हम जाहिर सी बात है एक साथ स्टडी करेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम इसे अलग अलग स्टडी करेंगे, इसे यहाँ पर दो सेक्शन में। चलो इसकी थ्योरी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो माना दो प्रक्षेप्य P1 व P2 है। P1 ये पहले वाला और P2 ये ऊपर वाला। दो प्रक्षेप्य P1 व P2 है जो परवलय गति करते हैं भूमि के सापेक्ष, मतलब जमीन के सापेक्ष तो परवलयकार होगा। इनकी प्रारंभिक वेग u1 और u2 है और कोण θ1 व θ2 है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, एक एक प्रक्षेप्य को लेंगे और उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देंगे। तो पहले वाला जो प्रक्षेप्य है वो ये है और दूसरा प्रक्षेप्य ये है, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर यहाँ क्या बनाएंगे, घटक बनाएंगे। देखो घटक क्या क्या होंगे। t सेकंड के बाद क्षैतिज घटक का मान होगा पहले वाली के लिए, वो होगा v1x बराबर u1 cos θ1 और ऊर्ध्वाधर घटक होगा v1y बराबर u1 sin θ1 माइनस dt। ऐसे अगर मैं सेम टू सेम इस वाले के लिए लिखूं तो देखो क्या लिखा जाएगा। देखो ये होगा t सेकंड के बाद, और सुनो ये आएगा आंसर सूत्र। इसको समझने के लिए 11th क्लास में प्रक्षेप्य गति को समझ लीजिएगा, अपने आप सारा कुछ समझ में आएगा ये समीकरण कहां से आ रही है। अब इनके बीच में बस क्या निकालना है, संबंध निकालना है, ठीक है कि नहीं। देखो संबंध कैसे होगा, हाँ इसके लिए हम ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक समीकरण नंबर डाल देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। अब इन सारे समीकरणों का आपस में हल चालू करेंगे। अब देखिए गैलीलियन रूपांतरण से x दिशा में जो वेग होगा वो दोनों वेगों का अंतर के बराबर होगा। ये गैलीलियन रूपांतरण है, एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़ दीजिए अभी, तो इस पर ध्यान दीजिए बस, ठीक है। गैलीलियन रूपांतरण का एक सूत्र है, सूत्र को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। ये उस समय अब हम सॉल्व करेंगे। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ d/dt x डैश, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से नहीं, समीकरण 1 व 3 से u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1, ठीक है जी। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अब यहां से इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर और इंटीग्रेशन dx डैश बराबर इंटीग्रेशन u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 dt। अच्छा ये समाकलन करेंगे, लिमिट वगैरह हमें पता है, प्रारंभिक समय 0 था तो हम इसको 0 से t कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो है देखो ये वाला हिस्सा ये कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा x डैश बराबर u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 और यहाँ पर आएगा t माइनस 0, तो इसका मतलब x डैश का मान निकल गया अपना u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 और ये t। समीकरण नंबर हो गई है 5, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे मिटा देता हूं। पहले गैलीलियन रूपांतरण मैंने x में दिया था, अब मैं किस तरफ लूंगा इसे, y में।
तो इसका मतलब मैं यहाँ पर y वाली समीकरण रख दूंगा, तो इसको लिखूंगा d अपॉन में dt y डैश, और इसको लिखूंगा मैं u1 साइन थीटा 1 माइनस gt माइनस u1 नहीं, यहाँ पर u2 आएगा, u2 और यहाँ पर साइन थीटा 2, यहाँ पर u1, यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस gt, यहाँ पे d अपॉन में dt y डैश, और यहाँ पर आएगा u2 साइन थीटा 2 माइनस gt माइनस u1 साइन थीटा 1 प्लस gt, gt से gt कैंसिल होता है, और यहाँ पर dy डैश अपॉन में dt अपने को प्राप्त होगा u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1। इसका भी समाकलन करने पर यहाँ पर y डैश का माना जाएगा u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 d, ठीक है कि नहीं, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। ओके तो अब यहाँ पे समीकरण 5 आ चुकी है, समीकरण 6 आ चुकी है, समीकरण 5 और 6 से आगे बच्चों समीकरण 5 व 6 से y डैश अपॉन में x डैश बराबर में आएगा यहाँ पर u1 नहीं, यहाँ पर आएगा u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 इंटू में d, नीचे आएगा u1 cos थीटा 2 माइनस u1 नहीं, u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू में t, t से t कैंसिल, और अब यहाँ पर y डैश बराबर गुणा में बन जाएगा u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 अपॉन में u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू में x डैश। अब सुनो, माना u2 cos u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 अपॉन में u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 को अगर मैं m मान लूं तो y डैश का मान होगा mx डैश। अरे ये तो एक समीकरण है सरल रेखा की, एक समीकरण है सरल रेखा की, और अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ये तो ऐसा दिखाई देगा। तो इसका मतलब हाँ, एक प्रक्षेप्य दूसरे प्रक्षेप्य को सरल रेखा में ही देखता है। कैसे? चलो इमेजिन करो इस चीज को, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। तुम खड़े हो यहाँ और साइड में खड़ा एक बंदा यहाँ, जब तुम भाग रहे हो सीधी रेखा में तो तुम्हें वो भी कैसा लगेगा, सीधी रेखा में भागता हो। अब तुम दोनों छलांग लगा लो तो दोनों की स्पीड छलांग लगाने की सेम है, तो देखो दोनों का गिरना भी कैसा हुआ, सेम हुआ। तो दोनों जब एक दूसरे को साइड में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनकी गति पर्वताकार या विवृताकार नहीं हो रही, बल्कि एक समान हो रही है। एक समान होगा मतलब सरल रेखा में ही हो रही है। समझ में आई बात? अगर नहीं भी समझ में आई तो ज़रा सीधा सीधा पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं। और सीधी सी बात है, ये उतार देने के बाद मुस्कुराना मत भूलना, ठीक है। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि क्या है इस समय आपको उसकी बहुत जरूरत है। बच्चों इतना टेंशन एग्जाम टाइम पर अच्छा नहीं होता, थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेने से आपको जाहिर सी बात है राहत मिलती है। वो ऑल द बेस्ट वाली बेवकूफी मत करना, ये ऑल द बेस्ट वाली समझ रहे हो तुम, वो काम नहीं आएगी, वो फिल्मों में काम आ रही थी, यहाँ काम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू टेक केयर टू माय डियर।